तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में, मौर्य काल के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम मौर्य काल के उस शासक के बारे में पढ़ेंगे जो इतिहास से बहुत ही विख्यात है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो वो कौन है? बिंदुसार का पुत्र अशोक। जैसे कि हम जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अशोक ने जो है किस तरह से मौर्य वंश का जो है शासक की राजगद्दी को पाया था। अपने सभी भाइयों की जो है इसने क्या की थी? हत्या करवा दी थी। ग्रंथों के अनुसार, बहुत सारे साहित्य स्रोतों के अनुसार जो है इसके 101 भाइयों का जो है हमें जिक्र देखने को मिलता है। और हमने ये भी देखा था कि उन 101 इसके लगा करके 101 भाइयों में से जो है सिर्फ एक भाई 30 को इसने जो है जिंदा छोड़ा था और उसको श्रीलंका का शासक बनाया था, है ना। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। चलिए आज हम पढ़ेंगे इस अशोक के बारे में जो मौर्य वंश का एक महान शासक हुआ करता था। तो चलिए बात करेंगे अशोक की। अगर अशोक की बात करें प्यारे दोस्तों, तो इसका जो शासन काल है, रूलिंग पीरियड, वो क्या है? 269 बीसी से 232 बीसी, है ना। मतलब कि 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक जो है अशोक ने शासन किया था मौर्य वंश में, है ना। और इसके नाम की अगर बात करें, सोर्स जो है, स्रोत, वो कहाँ कहाँ से मिला है? एक मास्की अभिलेख जो है उससे इसके नाम का पता चलता है। और उसमें जो है उस मास्की अभिलेख में इसका नाम किस नाम से वर्णित है? अशोक वर्धन। ओके, कौन सा नाम? अशोक वर्धन। और दूसरा अभिलेख जो है वो है गुर्जरा अभिलेख। और ये जो गुर्जरा अभिलेख है प्यारे दोस्तों, इसमें अशोक का नाम देव नाम पियदसी से वर्णित है, या फिर इससे जाना जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? देव नाम प्रिय अशोक राजा, है ना। और अशोक के जीवन की बात करें तो इसकी पहली जो शादी हुई थी, इनकी जो पहली शादी हुई थी किसकी? अशोक की। किससे हुआ था? महादेवी से। किससे? महादेवी से हुआ था। और ये जो महादेवी हुआ करती थी, उज्जैन की राजकुमारी हुआ करती थी। कहाँ की राजकुमारी? उज्जैन की राजकुमारी। और इसी महादेवी से अशोक के एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। ओके, अब बात करें कि अशोक ने अपने इन्हीं दो संतानों को, महेंद्र और संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था। कहाँ? श्रीलंका भेजा था। किस कार्य के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और इसकी जो दूसरी शादी हुई थी अशोक की, वो किससे हुई थी? कारुवाकी से। किससे? कारुवाकी से, जो कलिंग की राजकुमारी हुआ करती थी। और इनकी साजिश जो हुई थी, जो कलिंगा वार हुआ था ना, कलिंग युद्ध, है ना, उस युद्ध के बाद जो है इसकी शादी हुई थी, दूसरी शादी किसके साथ? कारुवाकी से। क्योंकि कारुवाकी कहाँ की राजकुमारी हुआ करती थी? कलिंग। कलिंग का मतलब है कि अभी का उड़ीसा, है ना। अभी का उड़ीसा जो है, इसी को पहले कलिंग बोला जाता था। और इसी कलिंग का जो है प्यारे दोस्तों बात करें, अच्छा इससे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो कारुवाकी हुई थी, इससे अशोक को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था कुणाल, है ना। दूसरी बीवी से, दूसरी पत्नी से जो है कुणाल नामक जो है उसका बेटा जन्म लिया। किसका? अशोक का, जो मौर्य वंश का अगला शासक बना। और इसी कुणाल का एक बेटा हुआ करता था जो मौर्य वंश का अगला शासक बना। कौन? दशरथ। कौन? दशरथ नाम था। और ये भी मौर्य वंश का शासक बना, जो ग्रैंड सन हुआ करता था। किसका? अशोक का। अशोक का पोता हुआ करता था। ओके, तो हम बात कर रहे हैं अशोक की। तो अशोक ने अपने जो है शासन काल के 8वें साल, है ना, 8वें साल इसने क्या किया था? 261 बीसी में कलिंगा युद्ध लड़ा था, है ना। कलिंग का जो युद्ध हुआ था, कलिंगा वार, इसकी लड़ाई इसने लड़ी थी, है ना। कौन से साल में? अपना शासन जैसे ही संभाला उसके 8वें साल में। तो इसका राजधानी जो हुआ करता था प्यारे दोस्तों, किसका? कलिंग का। उड़ीसा का उस समय जो राजधानी हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? तोसाली, जिसको तोसली भी कहा जाता था। तो ये कलिंग की राजधानी हुआ करती थी। और ये जो युद्ध लड़ा गया था प्यारे दोस्तों, इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? इसके पीछे मुख्य कारण यही था कि हाथी की प्राप्ति करना। कलिंग के राजा के पास जो है बहुत सारी हाथियां हुआ करते थे। उन्हीं हाथियों की प्राप्ति के लिए अशोक ने ये कलिंग युद्ध
लड़ा था, यही कारण हुआ करता था। तो बात करें जो कलिंग का शासक उस टाइम हुआ करता था वो कौन था? नंदराज। कौन? नंदराज, है ना। और इसका जो स्रोत है प्यारे दोस्तों कि ये कलिंग युद्ध का जो स्रोत है या फिर ये जो शासक हुआ करता था नंदराज, इसका स्रोत की बात करें, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसकी बात करें तो ये हाथी गुफा जो अभिलेख है ना, कौन सा अभिलेख? हाथी गुफा अभिलेख, इसी से हमें जानकारी मिलता है। और ये हाथी गुफा अभिलेख जो है ये खारवेल, कौन? खारवेल के द्वारा इसका रचना किया गया था या फिर निर्माण करवाया गया था। ये कौन सा? हाथी गुफा अभिलेख। ओके, और ये जो खारवेल है वो चेदी वंश का शासक हुआ करता था। अब बात करें कि अशोक के इस कलिंग युद्ध की जो है वर्णन हमें अशोक के कौन से शिलालेख से मिलता है? तो अशोक का जो है 13वां शिलालेख जो हुआ करता है उसी से जो है इस युद्ध का जो है हमें उल्लेख या फिर जानकारी देखने को मिलता है ना। कौन सा शिलालेख? 13वें शिलालेख से। अब बात करें कि अशोक का जो दूसरी पत्नी थी, है ना, सेकेंड वाइफ जो थी अशोक की, उसका जो है उल्लेख, उसका जो वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? इलाहाबाद का जो स्तंभ अभिलेख है ना, उसी स्तंभ अभिलेख में ये जानकारी मिलता है। इसलिए इस इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ओके, अब बात करें कि ये जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंगा वॉर हुआ था, इसमें बहुत सारा खून खराबा हो गया था, बहुत एकदम चारों तरफ खून की नदियां अशोक ने बहा दी थी इस युद्ध में। तो इसी से प्रभावित होकर जब ये सारा चीज घटना देखा, अशोक बारीकी से उन सभी चीजों को देखा समझा, तो उससे क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर जो है इसने अपना जो है धर्म परिवर्तन करा लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बौद्ध धर्म को अपनाने के पीछे अशोक का क्या कारण रहा? ये कलिंगा वॉर, है ना, कलिंग युद्ध। इसी से प्रभावित होकर अशोक ने क्या किया था? अपना बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था। और इस बौद्ध धर्म में आने के लिए जो है धर्म परिवर्तन पहले कराया गया अशोक का। और ये धर्म परिवर्तन करने का जो है काम अशोक का किसने किया? मोगलीपुत्तिस ने। किसने? मोगलीपुत्तिस ने। जो मोगलीपुत्तिस हुआ करते थे वो क्या थे? एक बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे। क्या? बौद्ध भिक्षुक, मतलब कि बौद्ध संत कह सकते हैं। और बात करें कि अशोक को जो है बौद्ध धर्म का जो है शिक्षा किसने दिया था? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है इसको उपगुप्त, कौन? उपगुप्त, या फिर इसको निग्रोध भी कहा जाता था। क्या? निग्रोध। इसी ने जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। किसको? अशोक को। और ये जो है उपगुप्त कौन हुआ करता था? इसी का बड़ा भाई जो सुसीम हुआ करता था ना, तो सुसीम का ही बड़ा पुत्र हुआ करता था। कौन? ये उपगुप्त, जिसकी हत्या खुद किसने करवाई थी? अशोक ने ही करवाई थी, है ना। तो इस तरह से अशोक का धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म की शिक्षा देने का काम हमने देखा किसके द्वारा किया गया। अब बात करें अशोक की, तो पहले अशोक किस धर्म का पुजारी हुआ करता था? किस धर्म को माना करता था? शैव धर्म को, है ना। लेकिन कलिंगा वॉर के बाद हमने देखा कि उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसके बाद फिर इसने आजीवक धर्म को भी अपनाया था। और यही आजीवक धर्म को अपनाने के बाद जो बराबर की गुफाएं हुआ करती थी उसको जो है इसने दान कर दिया था इन आजीविकों को, है ना। अब बात करें कि अशोक का जो शासनकाल चल रहा था, तो अशोक के शासनकाल के 10वें साल, है ना, अशोक ने अपने शासन के 10वें साल कहाँ का यात्रा किया? बोध गया का। कहाँ का? बोध गया की यात्रा की अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें साल। और फिर अपने शासन के 20वें साल जो है प्यारे दोस्तों इसने कहाँ की यात्रा की? लुम्बिनी। कहाँ की? लुम्बिनी की यात्रा की। और उसी लुम्बिनी को जो है प्यारे दोस्तों इसने क्या कर दिया था? कर मुक्त घोषित कर दिया था। मतलब कि किसी तरह का वहां से टैक्स वसूली नहीं किया जाता था, है ना, इसके यात्रा करने के बाद। तो ये लुम्बिनी जो है प्यारे दोस्तों इतिहास में हम बहुत बार पढ़ते हैं। ये किस लिए प्रसिद्ध है और इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई कि लुम्बिनी कहाँ है और ये क्यों प्रसिद्ध है, इसको बार बार क्यों पढ़ना पड़ता है हमें। तो इसके बारे में मैंने सब कुछ बता रखा है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि लुम्बिनी किससे जुड़ा हुआ है, किस लिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो कर मुक्त करने की और इसके लुम्बिनी की यात्रा करने की बात है, ये किस अभिलेख से हमें पता चलता है? रूम नदेई, है ना, रूम नदेई अभिलेख जो है उसी से हमें ये जानकारी मिलता है कि अशोक जो है अपने शासन काल के 20वें साल में लुम्बिनी की यात्रा की थी।
अब बात करें कि अशोक के द्वारा एक बेहद ही खूबसूरत शहर की स्थापना किया गया था या फिर उसको बसाया गया था, तो वो शहर था श्रीनगर। कौन सा शहर? श्रीनगर को जो है बसाने का काम, स्थापना करने का काम किसने किया था? अशोक ने ही किया था। तो उसके बाद इतिहास में ये एक बार और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कौन से ईयर की? 251 बीसी की। तो 251 बीसी में क्या हुआ था प्यारे दोस्तों? जो बौद्ध धर्म में महासंगतियां हुई थी ना, उन्हीं महासंगतियों की जो है तीसरी महासंगति हुई थी बौद्ध धर्म की, उसी का आयोजन कौन कराया था? ये प्यारा हमारा अशोक ने कराया था, है ना। तो यही अशोक ने जो है थर्ड बौद्ध महासंगति का आयोजन करवाया। कहां पर? पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। और इसी आयोजन के बाद जो है बौद्ध धर्म में एक पिटक को जोड़ा गया, एक धर्म ग्रंथ, जो हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में धर्म ग्रंथ जो होता है उसको पिटक कहा जाता है ना। तो जो थर्ड पिटक है बौद्ध धर्म का, जिसका नाम है अभिधम पिटक या अभिधम पिटक, इसका जो है समावेश बौद्ध धर्म में किया गया था, जोड़ा गया था। कब? इसी थर्ड बौद्ध महासंगति के बाद। ओके, तो इस तरह से हमने देखा। और बात करते हैं कि भारत का जो है प्रथम शासक कहलाता है ये कौन? अशोक। किस लिए? राष्ट्रीय पार्क बनाने के लिए या फिर राष्ट्रीय पार्क निर्माण करने के लिए, और साथ ही पशु बलि पर जो है प्रतिबंध लगाया था इसने, इसलिए इसको प्रथम शासक के रूप में जाना जाता है। तो अब बात करते हैं कि अशोक का जो है कुछ बहुत सारे शिलालेख के बारे में हमने देखा था, है ना। स्तंभ लेख, शिलालेख, है ना। तो अशोक के कुछ बृहद शिलालेख भी हुआ करते थे। तो वो बृहद शिलालेख कहाँ है और वो किस जगह पर प्रेजेंट है, इसके बारे में अभी देखते हैं। तो उसके जो है 8 बृहद शिलालेख हुआ करते थे। तो प्रथम शिलालेख जो है धौली, ये कहाँ पर है? उड़ीसा, पुरी में। और दूसरा है साहबगंज गढ़ी। तो शाहबाज गढ़ी, क्या? शाहबाज गढ़ी, जो पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। तीसरा है मानसेहरा, तो मानसेहरा भी पाकिस्तान के हजारा जिले में है। कालपी जो है प्यारे दोस्तों, ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। जोगढ़ उड़ीसा में स्थित है। सोपरा महाराष्ट्र के सोपरा जिला में स्थित है। और बात करें 7वें बृहद शिलालेख की, तो ये एरागुड़ी जो है, एरागुड़ी ये कर्नाटक के कर्नूल जिला में जो है मिला है। और फिर गिरनार की बात करें, गिरनार बृहद शिलालेख, तो ये काठियावाड़ा जूनागढ़ गुजरात में जो है मिला है। इसके बाद जो है प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे अशोक के लघु मिनी शिलालेख के बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही साथ कुछ बड़े स्तंभ लेख भी हुआ करते थे। और साथ ही साथ बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि मौर्य वंश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, प्रशासन व्यवस्था जो थी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अशोक के लघु शिलालेख। जो लघु शिलालेख मिनी स्टोन स्क्रिप्ट हुआ करते थे, उसके बारे में बात करते हैं। एक है ब्रह्मगिरी, है ना। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक से मिला। और सिद्धपुर, ये भी मैसूर कर्नाटक से। उसके बाद है एहरोरा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मिला। सारोमारो ये मिला है मध्य प्रदेश के शहडोल जिला से। रूपनाथ मिला है मध्य प्रदेश के जबलपुर से। गुर्जरा मिला है मध्य प्रदेश के दतिया से। और मास्की अभिलेख मिला है दक्षिण के रायचूर से। अब बात करें अशोक के लघु स्तंभ लेख के बारे में, हमने यहाँ बात किया था लघु शिलालेख के बारे में। तो स्तंभ लेख की बात करें तो सांची लघु स्तंभ लेख जो है मध्य प्रदेश के रायसीन से मिला है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से मिला है। रूमदी नेपाल के तराई से मिला है। और कोसाम्बी जो है इलाहाबाद के निकट मिला है। निगली सागर जो है ये मिला है नेपाल के तराई से। वैशाली बिहार के वैशाली से मिला है। अब बात करें उन प्रशासन व्यवस्थाओं की जो मौर्य शासन काल में हुआ करता था, मतलब कि कौन से मंत्री हुआ करते थे और उनको कौन सा पदभार दिया गया था, वो किस तरह का काम करते थे। तो फर्स्ट है सन्निदाता। तो सन्निदाता क्या हुआ करता था? मुख्य कोष अधिकारी हुआ करता था। समहर्ता
जो है ये राजस्व मंत्री हुआ करता था। व्यवहारिका जो है ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। राष्ट्रपाल या फिर कुमार जो है ये प्रांत अधिकारी हुआ करता था। धम्मात्य जो है ये धार्मिक कार्यों का जो है मंत्री हुआ करता था, धार्मिक मंत्री कह सकते हैं। और प्रादेशिका जो है ये जिला अधिकारी कह सकते हैं कि अभी जैसे डीएम होता है ना, डीसी होता है, उस तरह का प्रादेशिका हुआ करता था उस टाइम। उसके बाद गोप हुआ करता था जो लेखा जोखा का अधिकारी, मतलब कि अकाउंटेंट हुआ करता था, लेखा जोखा देखा करता था। और फिर सीता अध्यक्ष हुआ करता था कृषि मंत्री। और फिर समस्ता अध्यक्ष जो है ये बाजार मंत्री हुआ करता था। शुल्का अध्यक्ष ये कर मंत्री हुआ करता था, टैक्स मिनिस्टर। और इस तरह से ये मौर्य वंश में जो है अपना शासन व्यवस्था चलाते थे। तो बात करें प्यारे दोस्तों मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ करता था वो कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ। क्या? बृहदर्थ जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और इसी का सेनापति हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग। इसे पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? बृहदर्थ की हत्या करके भारत में जो है प्रथम ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी। और उस वंश का क्या नाम था? शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी। तो इस तरह से जो है प्यारे दोस्तों मौर्य वंश का अंत हुआ, समापन हुआ। उसके बाद है प्यारे दोस्तों नया जो वंश आएगा भारत में, प्राचीन भारत में, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम कौन से वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।